नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मऊ जिले की चर्चित घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके बेटे डॉक्टर सुजीत सिंह ने पिता के निधन की पुष्टि की। 67 साल की उम्र में सुधाकर सिंह का निधन हुआ। जानकारी मिली है कि 17 नवंबर को दिल्ली में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के रिसेप्शन से लौटने के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें मंगलवार को इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया था। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में गुरुवार सुबह उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। सुधाकर सिंह हाल ही में हुए उपचुनाव में अपनी जीत के कारण काफी चर्चा में थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को एक बड़े अंतर से हराकर अपनी सीट बरकरार रखी थी। उनके निधन से न केवल उनके परिवार को बल्कि उनके समर्थकों और पार्टी को भी बड़ी क्षति हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर दुख जताया है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र के नगला हुकुम सिंह गांव में बन रही 3 मंजिला बिल्डिंग अचानक गिर गई, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह 3 मंजिला इमारत अवैध रूप से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिसूचित क्षेत्र में बनाई जा रही थी। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे तीसरी मंजिल के लेंटर की शटरिंग खोली जा रही थी और तभी लेंटर गिर गया और नीचे की दोनों मंजिलें भी ढह गई। निर्माण कार्य के दौरान वहां मौजूद करीब 10 मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में जिशान 22 वर्षीय, शाकिर 24 साल, कालू उर्फ कमिल 28 वर्षीय और नदीम 22 साल की मौत हो गई। 3 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 5 अन्य मजदूर जिन्हें हल्की चोटें आई हैं, उन्हें घटना के बाद वहां से जाने के बाद पुलिस द्वारा उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। सूचना मिलते ही रबुपुरा पुलिस और एसडीएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। रात भर मलबा हटाकर जख्मी और मृत मजदूरों को बाहर निकाला गया और भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। कुछ परिजन गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने स्थिति को काबू कर लिया। रबुपुरा कोतवाली प्रभारी सुजीत उभ्या ने बताया कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है और अवैध निर्माण और लापरवाही के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में पनकी इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री के कमरे में आग जलाकर सो रहे 4 युवकों की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। कमरे में तसले में कोयले की राख मिली है। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया के साइट नंबर 2 में ऑयल सीड्स कंपनी का प्लांट लगा हुआ है। यहाँ बने कमरे में रात को 4 युवक आग जलाकर सो गए और सुबह फैक्ट्री का गार्ड और अन्य कर्मचारी आए तो उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा तोड़ने पर अंदर सो रहे 4 युवक मृत मिले। उनकी पहचान अयोध्या के अमित वर्मा 32 वर्षीय, देवरिया के संजू सिंह 22 साल, 23 वर्षीय राहुल सिंह और दौड़ अंसारी 28 वर्षीय के रूप में हुई है। कमरा चारों तरफ से बंद था, जिसमें एक तसले में कोयला जलता हुआ पाया गया। युवकों की मौत दम घुटने से बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह के कारण राम मंदिर आम भक्तों के लिए बंद रहेगा। ध्वजारोहण समारोह के दिन आमंत्रित अतिथियों को ही रामलला के दर्शन होंगे। इस समारोह को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी चल रही है। समारोह के बाद 26 नवंबर को भोर में 4 बजे से आम भक्तों के लिए श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। बता दें कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे और इस विशेष आयोजन में देश विदेश से आए सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आगामी 25 नवंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को मात्र 30 मिनट का विशेष मुहूर्त निकाला गया है। ध्वजारोहण समारोह राम विवाह उत्सव एक दिन होने से अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या आम दिन की तुलना में अधिक रहेगी। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह में जो आमंत्रित अतिथि एक दिन पूर्व आ जाएंगे, उनको 24 नवंबर को ही रामलला के दर्शन करा दिए जाएंगे। निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि धर्म ध्वज पताका का 2 बार सफल ट्रायल हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था का स्वयं निरीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के रोहनिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गोदाम पर छापेमारी कर लगभग 2 करोड़ रुपए के कफ सिरप की 93,000 शीशियां बरामद की हैं। ये सिरप कोडीन युक्त था और नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि इसके आधार पर बदर इलाके में छापेमारी की गई और छापेमारी में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गोदाम के मालिक महेश सिंह को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। छापेमारी में औषधि विभाग और एएनटीएफ की टीम भी शामिल रही। बरामद सिरप में 2 ब्रांड की बोतलें शामिल हैं। दोनों में
कोडीन की मात्रा पाई गई। पुलिस के अनुसार यह सिरप गाजियाबाद से चंदौली ले जाई जानी थी और गोदाम जिम के नीचे बनाया गया था, जहां सिरप छुपा कर रखी गई थी। पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई में यह बरामदगी हुई। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह बरामदगी भी 100 करोड़ रुपए के कफ सिरप कांड के सरगना से जुड़ी हो सकती है। वाराणसी में नशे में इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के खिलाफ 26 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और सिंडिकेट का नेटवर्क राजस्थान, झारखंड, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी यूपी से बिहार और बंगाल तक फैला हुआ है। इस सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ भी वाराणसी और गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज है। 100 करोड़ रुपए के कफ सिरप मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी का काम सिंडिकेट की नेक्सस और सरगनाओं की पहचान करना है और इस मामले में पुलिस लगातार जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी है। आरोपी की गिरफ्तारी की संभावना पर भी काम जारी है। सहारनपुर जिले से डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद से जम्मू कश्मीर, दिल्ली, आईबी, हरियाणा पुलिस, एटीएस और एसटीएफ सक्रिय है और एसटीएफ, आईबी और जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच में जिले के करीब 20 चिकित्सक और 20 से अधिक मेडिकल छात्र रडार पर हैं। निजी यूनिवर्सिटी और मदरसे में पढ़ने वाले छात्र भी इसमें शामिल हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के छात्र अहमद रजा को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। बता दें कि डॉक्टर आदिल के पकड़े जाने के बाद से ही सहारनपुर काफी चर्चाओं में रहा और खुफिया एजेंसियां लगातार यहां पर दबिश दे रही हैं। मंगलवार को देवबंद से फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रहे छात्र को उठाया गया था। उसके डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में होने की आशंका थी और इसे लेकर टीम ने घंटों पूछताछ की। उसके मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड कब्जे में लिए और उसके बाद रात में ही छात्र को छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 20 डॉक्टर और कई मेडिकल के छात्रों की एक सूची तैयार की गई है जो जांच के दायरे में आए हैं। इस सूची में निजी यूनिवर्सिटी के युवाओं के अलावा कुछ मदरसों के छात्र भी शामिल हैं, क्योंकि डॉक्टर आदिल अहमद के मोबाइल में इन डॉक्टरों के और छात्रों के नंबर मिले हैं। हालांकि उनका आतंकी गतिविधियों से कोई कनेक्शन है या नहीं, इस बारे में पुष्टि नहीं है, लेकिन ये खुफिया एजेंसियों के निशाने पर हैं, जिससे जल्द ही पूछताछ हो सकती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बेहद दुखद घटना सामने आई, जहां रिटायर्ड आईटीबीपी जवान 53 वर्षीय अक्षय कुमार ने अपने खेत में जाकर लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही गांव और परिवार में मातम छा गया। पुलिस के मुताबिक अक्षय कुमार शाम को घर से नेवादा गांव स्थित अपने खेत के लिए निकले थे। करीब आधे घंटे बाद यानी 6 बजे उन्होंने खेत से ही अपनी पत्नी को फोन किया। पत्नी के अनुसार अक्षय फोन पर रो रहे थे और बोले, मुझे माफ करना, मैं खुद को गोली मार रहा हूँ, मुझे माफ करना। पत्नी कुछ कह पाती उससे पहले ही उन्होंने फोन काट दिया। डरे सहमे परिवार वालों ने तुरंत देवर को बताया और सभी खेत की ओर भागे, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते अक्षय की मौत हो चुकी थी। मृतक का शव खेत के पास पूर्वजों के समाधि स्थल के किनारे मिला। माथे पर गोली का निशान था और काफी खून बह रहा था। पास में जमीन पर उनकी लाइसेंसी पिस्टल पड़ी मिली। मौके पर फोरेंसिक टीम और पुलिस ने पहुंचकर खून के नमूने, पिस्टल, मोबाइल और अन्य साक्ष्य इकट्ठे किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अक्षय पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में रह रहे थे और पिस्टल उनके पास रहती थी, क्योंकि वे सिक्योरिटी एजेंसी चलाते थे। फिलहाल पूरी घटना की गहराई से जांच की जा रही है। गाजीपुर जिले के करंडा थाने की पुलिस ने चौचकपुर जमानिया मार्ग पर पशु तस्करों से हुई मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी, जबकि 4 अन्य तस्करों को मौके से दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिकअप वाहन, एक अपाचे मोटरसाइकिल, 6 गौवंश और अवैध असले बरामद किए हैं। करंडा थाना पुलिस की 2nd मोबाइल टीम मेदनीपुर के पास गश्त कर रही थी और इसी दौरान तेज रफ्तार से जाती 2 पिकअप और एक मोटरसाइकिल संदिग्ध रूप में दिखी। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपियों ने वाहन बड़सरा चौकी की तरफ दौड़ा दिया। सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक करंडा भी टीम के साथ में घेराबंदी करने में जुट गए। सीओ ने बताया कि बड़सरा बाईपास पर खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश अजीत गौड़ और उर्फ रिंकू निवासी आनापुर सरिया और संदीप गौड़ निवासी रद्दीपुर के पैरों में गोली लगी और वहीं पे पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए भेज दिया और इसके अलावा 4 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से 2 तमंचा, 2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस, 2 पिकअप वाहन, एक अपाचे मोटरसाइकिल और 6 गौवंश बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आतंकवाद विरोधी दस्ता ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को एक पत्र भेजकर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ाने वाले मौलवियों और प्रबंधकों के संबंध में जानकारी मांगी है। एटीएस प्रयागराज यूनिट ने दिल्ली कार विस्फोट के बाद जोन के सभी जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजा और पत्र भेजकर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ाने वाले मौलवियों और प्रबंधकों के संबंध में जानकारी का विवरण मांगा है। बता दें कि एटीएस की प्रयागराज यूनिट ने जोन के 7 जिलों प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर महोबा के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजकर सभी मदरसों की विस्तृत जानकारी तलब की है। सूचना में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का नाम, पिता का नाम,
पता मोबाइल नंबर के साथ जानकारी मांगी गई। प्रयागराज के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि प्रयागराज जिले के मदरसों की सूचना एटीएस को दे दी गई है और सूचना मिलने के बाद एटीएस ने अपने स्तर पर मदरसों की जांच भी शुरू कर दी है। प्रयागराज जिले में कुल 206 मदरसे संचालित हो रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।